रिसेंटली हमने बहुत सारे कमोडिटीज़ यानी कि पेट्रोल, डीज़ल या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसमें एक सडन इंक्रीज़ इन प्राइस देखा है, मानी कि उनके दामों में वृद्धि हुई है। तो इन सर्टेन इकोनॉमिक्स टर्म्स जो इन प्राइस इंक्रीज होता है उसे हम जनरली इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे प्राइस की एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि एक पर्टिकुलर चीज का प्राइस कैसे फिक्स होता है, तो ये बेसिक आइडिया आ जाता है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस उसका डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, सपोज मैं यहाँ पे एक 10 प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, ठीक है। 10 प्रोडक्ट्स है एक मार्केट में, और इस मार्केट में ये 10 प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले 10 लोग हैं। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू बाय दैट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इक्विवेलेंट सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जितना है उतना ही डिमांड है। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे लेट अस टेक, हमने ईच प्रोडक्ट को 1 रुपीस एनकास्ट किया। सो यहाँ पे 10 लोग 10 बैग 1 रुपये में खरीद के जाते हैं। और यहाँ से एक डिफरेंट सिचुएशन रहते हैं, लेट अस रिड्यूस द सप्लाई, यानी कि यहाँ पे 10 बैग से हम इसको 10 बैग से कम करके 5 बैग करते हैं, और इस 5 बैग को खरीदने वाले हमारे पास सेम 10 लोग हैं। मतलब बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि 10 के 10 लोगों को ये बैग नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 5 लोगों को ही ये बैग मिल सकता है। और वो किन 5 लोगों को ये बैग मिलेगा? जो इन बैग को 1 रुपये से ज़्यादा पैसा देके ले सके, उन 5 लोगों को ही ये बैग्स मिलेगा। सो इन दैट केस क्या होता है, जो बैग हम अर्लियर 1 रुपये में खरीदते हैं, वो बैग अभी इंक्रीज होके, उसका प्राइस इंक्रीज होके वो बैग 2 रुपया होता है, और इन 10 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही वो बैग को खरीदते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ड्यू टू रिड्यूस इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई कम हो गया, इसके लिए जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। और वहाँ पे एक सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सपोज सेम 10 बैग है यहाँ, यानी कि हमारा सप्लाई यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, न द नंबर ऑफ पीपल, यानी कि लोग जो ये है हमारे पास वो कम गए, 10 से 5 हो गए। अभी यहाँ पे क्या है, मार्केट में 10 बैग है, लेकिन उसको खरीदने वाला, तो एक बैग को खरीदने के लिए यहाँ पे 1 से भी कम लोग बचे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ सप्लाई आ जाता है प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, द प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है। सो इन केस ऑफ 1 रुपीज इन द अर्लियर केस, और द 2 रुपीज इन द सेकेंड केस, इन द थर्ड केस इसमें द प्राइस फॉल्स टू 0.5 रुपी। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि कोविड-19 के दौरान ड्यू टू फॉल इन डिमांड, द क्रूड ऑयल प्राइस वॉज $0 पर बैरल। वहाँ पे जब लॉकडाउन का रिलैक्सेशन दिया जाता है और काफ़ी जगह पे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वहाँ पे क्रूड ऑयल का डिमांड फिर से आता है, और क्रूड ऑयल का प्राइस $63.52 पर बैरल हो जाता है। लेट अस सी व्हाट एल्स डज कॉस्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सो बेसिकली 2 अदर फैक्टर्स है जो बेसिकली इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वन इज गवर्नमेंट, जो कि टैक्स इम्पोज करता है। सपोज आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उसमें आपको अगर कम टैक्स देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा, अगर उसमें आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। सेकेंडली एक और चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करता है प्राइस डिटरमिन करने में, वो है आपका फिजिकल स्पेंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट कितना पैसा स्पेंड करता है एक पर्टिकुलर क्वार्टर पे, मतलब कितने खर्च करता है। अगर गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा है एक कंट्री में, तो वो उसका प्राइस राइज ज़्यादा होगा। अगर गवर्नमेंट कम रिसोर्सेज एलोकेट करके कम स्पेंडिंग करता है, तो इन्फ्लेशन जो प्राइस राइज है वो कम होगा। दूसरा जो मेजर फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ माय व्यू इज द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है इन द केस ऑफ इंडिया, इट इज़ RBI। सो RBI बेसिकली कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन, मतलब द राइज और फॉल इन प्राइस होता है, वो इन मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में RBI कंट्रोल करता है। तो हम देखते हैं कि RBI इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट करता है। सो यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं,
जहाँ पे एक कंट्री है जिसमें सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं और इन 2 लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट है यानी कि जो भी इनको खरीदना है वो सिर्फ एक ही सेलर से ही ये ले सकते हैं। यानी एक कंट्री विच इज ऑफ 2 पीपल और इनको बेचने वाला सिर्फ एक ही सेलर है और इनको जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, उनका एक सेंट्रल बैंक है यानी कि ले लीजिए हमारे केस में RBI। सो RBI इनको 10-10 रुपया देती है कि जाओ 10-10 रुपया लो तुम और तुम ये 10 रुपया लेके ये प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। तो इनके पास जब 10-10 रुपया होता है वो सेलर को देने के लिए, तो वो सेलर फिक्स करता है कि इनके पास 10-10 रुपया है तो ये मैं प्रोडक्ट जो इनको चाहिए तो 10 रुपये में बेचूंगा। लेकिन अगर इन द केस यहाँ पे RBI बोलता है कि तुम 10 रुपया नहीं, इस बार मैं तुम्हें 20 रुपया दे रहा हूँ, ठीक है, इस बार तुम्हें मैं 20 रुपया देता हूँ और जाओ जितना तुमको खर्च करना है करो, ठीक है। लेकिन ये जो खर्च कर सकते हैं वो सिर्फ एक ही तरह से खर्च कर सकते हैं जो कि इनको जो सेलर को देना है। सो सेलर तो एक ही है और उसके पास प्रोडक्ट भी एक ही है। तो जो प्रोडक्ट है जो सेलर को मिलने वाला था वो प्रोडक्ट 10 रुपया से इंक्रीज होके 20 रुपया हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है जो RBI है वो अपने लोगों को ज़्यादा पैसा दिया है उनके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज या कुछ भी इंक्रीज होने के बजाय जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि हमारे देश में, बहुत सारे देशों में जो पैसा जो है वो प्रिंट जनरली सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के बीच में आइडिया भी ये होगा, अगर कोई भी सेंट्रल बैंक अगर पैसा प्रिंट करता है तो वो ज़्यादा प्रिंट करके ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर सकता। सो इन दैट केस द सिंपल आंसर इज दैट जब कोई सेंट्रल बैंक अगर ज़्यादा पैसा प्रिंट करता है बियॉन्ड इस कैपेसिटी ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्शन, तब क्या होता है, द प्रोडक्ट का जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज होता है। इसका एक स्ट्रेट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जिम्बाब्वे में द गवर्नमेंट ने क्या कहा सेंट्रल बैंक को, जितने चाहे पैसे आप प्रिंट करो और लोगों को दे दो। उसके वजह से क्या हुआ, जो जिम्बाब्वे का करेंसी था वो पूरा डीवैल्यू हो गया, यानी कि उसका प्राइस गिर गया। और यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि देखिए एक ब्रेड खरीदने के लिए उसको कितने सारे पैसे, लाइक इट वाज अराउंड 10,000 या समथिंग इन टर्म्स ऑफ जिम्बाब्वे करेंसी। और पीपल आर टेलिंग दैट्स स्टार्विंग बिलियनियर, माने कि मेरे पास बहुत सारे पैसा है लेकिन फिर भी मैं भूखा हूँ। सो यहाँ पे ये होगा कि जितना ज़्यादा पैसा प्रिंट करोगे, आपका अगर प्रोडक्शन उतना नहीं है तो आपका इन्फ्लेशन यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस उतना ज़्यादा हो जाएगा। और द राइट वे ऑफ प्रिंटिंग मनी, मतलब कि सही तरीका जो है पैसे प्रिंट करने का, वो है आपका कंट्री में जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही आप पैसा प्रिंट करो। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया का GDP है अराउंड 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स। सो हमको इतना ही अप्रॉक्सीमेट पैसे की ज़रूरत है, इतना पैसे मार्केट में सर्कुलेट, लगभग इतने पैसे मार्केट में सर्कुलेट होना चाहिए। सो उसके हिसाब से जो सेंट्रल बैंक है वो पैसा प्रिंट करेंगे और वो मार्केट में छोड़ेंगे। सो उसको कैलकुलेट और उसको एक राइट वे पे ऑपरेट करने के लिए RBI हर एक क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में एक बार अपना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सेट करता है। रेपो रेट क्या होता है कि एक रेट जिस रेट पे बैंक RBI से पैसे लेते हैं, लेट अस सपोज 4 to 5%, ये रेट पे बैंक RBI से पैसा उठाते हैं। रिवर्स रेपो क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे जो रेट पे RBI बैंक से पैसा लेता है, सपोज बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया, ही डोंट वांट टू लेंड, उसको लेंड नहीं करना, कहाँ पे उसको कर्जा नहीं देना है, तो वो पैसा RBI को भेज सकता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्योंकि अभी ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये कैसे प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि हम ये बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि RBI डायरेक्टली लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करता।
आरबीआई करता है थ्रू द बैंक्स, आरबीआई मनी ट्रांसफर करता है बैंक, बैंक से लोगों को पैसे मिलते हैं। और मानो रेपो रेट आपका बहुत कम हो गया, यानी कि ये क्या करेगा कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर देगा, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में आपको पैसा मिल रहा है, तो आप ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाओ और इन्वेस्ट करो। So let us understand this with an example. So एक hypothetical number लेते हैं. Let us say RBI ने repo rate सेट किया है 6%. So ये 6% में मार्केट में एक आदमी है जो अगर RBI का इंटरेस्ट रेट 6% होता है तो वो मार्केट से 100 रुपीज बोरो कर सकता है। मतलब उसका एलिजिबिलिटी है कि वो मार्केट से 100 रुपीज निकाल सकता है। नाउ सपोज क्या हुआ कि आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है उसको 6% से कम कर उसको 4% किया। सो नाउ इट इज 4% ऑफ रेपो रेट। इस जो पर्सन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कोई 100 रुपीज का है अर्लियर, ये बढ़ जाता है। ओके, सो नाउ इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज ये जो आदमी है 102 रुपया मार्केट से बोरो कर सकता है। करेक्ट। सो 100 रुपीज के बजाय इसने 102 रुपया मार्केट से बोरो किया। अभी ये आदमी को हम लेके चलते हैं इकोनॉमी में। सो इकोनॉमी में ये आदमी है विथ 102 रुपीज और जो इकोनॉमी में है एंटायरली प्रोडक्शन कांस्टेंट है, यानी प्रोडक्शन राइज नहीं हुआ है, प्रोडक्शन रिड्यूस नहीं हुआ है। बस क्या हुआ है कि रेपो रेट डिक्रीज हुआ है। इसके वजह से इस आदमी के पास पहले से ज्यादा, मतलब 100 रुपये से ज्यादा पैसे थे। ठीक है, तो अभी इसके पास 100 रुपए के बदले हम 102 रुपया था। ठीक है, अगर उसके पास पहले 100 रुपये होते तो ये 100 रुपये की एंटायरली प्रोडक्ट पे ही स्पेंड करता और वो पूरा खरीद लेता। लेकिन इसके पास अभी 102, क्योंकि 2 रुपये इसके पास ज्यादा है, तो ये 2 रुपये भी इसी प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड करेगा, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंट्री का प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, सिर्फ कंट्री का जो पैसा सप्लाई हुआ है उसके पास उसका इंक्रीज हुआ है। और यही कंडीशन हमारा यहाँ पे आ जाता है इकोनॉमी में कि अगर आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस करता है तो इन्फ्लेशन होगा, यानी प्राइस राइज होगा। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो प्राइस डिक्रीज होगा। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिससे आरबीआई कंट्री में प्राइस इन्फ्लेशन को टारगेट करता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब ये जो आइडिया है ये बहुत ही ब्रीफ है। अगर आप इसके इन डेप्थ में जाओगे तो ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये एक जस्ट एन आउटलुक है, सिंपल आउटलुक है कैसे प्राइस फिक्स होता है और करेंटली क्यों मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है, यानी प्राइस का फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा क्यों है। इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जो कि इंस्टेंटली मैं ट्राई करूंगा अपलोड करने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।